हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो अपना लग के तैयारी करें। और ये जो है आधुनिक और उत्तर आधुनिक विचारकों से रिलेटेड ये क्वेश्चन आंसर है और ये रिवीजन क्लास है। तो जब मैं तैयारी कर रही थी तो जो है मैंने इंटरनेट का भरपूर उपयोग किया था। ठीक है, तो और इंटरनेट आपका अच्छे और बुरे दोनों स्थितियों के लिए है। अगर आप इंटरनेट पर क्या जो है कंटेंट देख रहे हैं ये आप पर निर्भर करता है। आप इसको जो है यूजफुल के रूप में देख रहे हैं या फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और ये दोनों ही चीज़ें आपके हाथ में हैं। तो कोशिश करें कि आप इंटरनेट का प्रयोग अपने यूजफुल कंटेंट देखने के लिए करें जो आपके जीवन में उपयोगी सिद्ध हों। क्योंकि कई बार हम जो है इंटरनेट उठाते हैं और जो काम करना चाहते हैं वो करके ना दूसरे काम करते रहते हैं। तो जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैंने ज़्यादातर इंटरनेट पर अपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ अपने उपयोग के अनुसार कंटेंट ही मैं देखती थी, ताकि मुझे जो है चीज़ें ज़्यादातर समझ आए। मुझे जो चीज़ें नहीं समझ आती थी उसको मैं गूगल करती थी, इंटरनेट और यूट्यूब पे ढूंढती थी और टेलीग्राम से जुड़ी हुई थी। तो जिससे मैंने अपना एग्ज़ाम्स क्रैक करने में ये इंटरनेट ने मुझे बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सिद्ध हुआ। तो आप भी लोग जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं इंटरनेट का जो है भरपूर उपयोग करें और अपने अपने लाभ के लिए इसका प्रयोग करें, ना कि इधर उधर की चीज़ें देखकर टाइम वेस्ट करने के लिए करें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो फालतू की वीडियोज़ बेवजह देखते रहते हैं। ये देखने से आपको थोड़ी देर के लिए जो है मनोरंजन तो ज़रूर मिल जाता है, लेकिन आप बेवजह की डाटा अपने दिमाग में कंज्यूम करते रहते हैं। उन डाटाओं को कंज्यूम करके आपका कोई भी लाभ नहीं है बल्कि हानि ही है। आप बेकार के डाटा जो है कंटेंट देखते हैं और वो आपके दिमाग को जो है परेशान करता है। तो आप वो सिर्फ अपने फ़ायदे वाले ही वीडियो देखिए जो आपको यूजफुल लगें। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको ये सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि आप जो आज के दुनिया में हमें इंटरनेट मिला हुआ है इसे हम लोग जो है ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करके इसका लाभ उठाएं और अपने गोल को अचीव करें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक फ्रांसीसी दार्शनिक ने मानव भाषा को क्रिया पद्धति बनाकर सामाजिक चिंतन पर अत्यधिक प्रभाव डाला, वह कौन है? ए ऑप्शन है ए गिडेंस, सी ऑप्शन है एम फूको, बी ऑप्शन है जे डरीडा, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जे डरीडा। जे डरीडा जो है एक फ्रांसीसी दार्शनिक है जिन्होंने मानव भाषा को क्रिया पद्धति बनाकर सामाजिक चिंतन पर अत्यधिक प्रभाव डाला है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आप कीवर्ड पकड़िए और कीवर्ड पकड़ के जो है आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे और पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर याद होगा। तो फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित में से किसके अनुसार संकेतक का संकेतित से कोई स्थिर संबंध नहीं है? ए ऑप्शन है जे डरीडा, सी ऑप्शन है ए गिडेंस, बी ऑप्शन है एम फूको, डी ऑप्शन है जे हैबरमास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जे डरीडा। जो जे डरीडा है इनके अनुसार जो है संकेतक का संकेतित से कोई स्थिर संबंध नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित में से किसे आलोचनात्मक सिद्धांतकार कहा जाता है? ए ऑप्शन है अलेक्जेंडर, बी ऑप्शन है हैबरमास, सी ऑप्शन है अल्थ्यूजर, डी ऑप्शन है बोर्डियू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आलोचनात्मक सिद्धांतकार किसे माना जाता है? तो आलोचनात्मक सिद्धांतकार हैबरमास को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित में से किसने अपने लेखनों में प्रवंचन की धारणा का विकास किया? ए ऑप्शन है जे अलेक्जेंडर, सी ऑप्शन है एम फूको, बी ऑप्शन है ए गिडेंस, डी ऑप्शन है जे डरीडा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा
एम फूको। जो मिशेल फूको हैं, इन्होंने जो है अपने लेखनों में प्रवंचन की अवधारणा का विकास किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये जो प्रवंचन है, डिस्कोर्स, इस कॉन्सेप्ट का विकास किसने किया है? एम फूको, मिशेल फूको ने। क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? गिडिन्स के अनुसार संरचना किसे संदर्भित करता है? ए ऑप्शन है नियम और संसाधन, बी ऑप्शन है सामाजिक संबंधों का जाल, ये जाल है, ठीक है, और सी ऑप्शन है एक निश्चित प्रतिमान, डी ऑप्शन है प्रतिमान और मूल्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नियम और संसाधन। जो गिडिन्स हैं, एंथनी गिडिन्स, इनके अनुसार जो संरचना है ये संदर्भित करता है नियम और संसाधन को। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? गिडिन्स का संरचनाकरण सिद्धांत जो आधुनिकता को गतिवाद प्रदान करता है का महत्वपूर्ण पहलू है। ए ऑप्शन है आधुनिक संस्थाएं, बी ऑप्शन है जीवन जगत, सी ऑप्शन है समय और स्थान दूरीकरण, डी ऑप्शन है आत्म तदात्म्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा समय और स्थान दूरीकरण। जो गिडिन्स हैं, इनका संरचनाकरण सिद्धांत बताता है कि जो आधुनिकता को गतिवाद प्रदान करता है, इसका महत्वपूर्ण पहलू है समय और स्थान का दूरीकरण। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? डेरिडा द्वारा प्रयुक्त भिन्नता की अवधारणा दो अर्थों में संदर्भित करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? ए ऑप्शन है मतभेद और लंबा करना, बी ऑप्शन है दूरी और निकटता, सी ऑप्शन है आस्थगित और विलंब, डी ऑप्शन है मतभेद और आस्थगित। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, मतभेद और आस्थगित जो है डेरिडा द्वारा प्रयुक्त भिन्नता की अवधारणा को दो अर्थों को संदर्भित करती है। क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाए। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन वैधता दावों की रचना की प्रक्रिया में अभिव्यक्तिशील क्रिया की अवधारणा का प्रयोग करता है? ए ऑप्शन है टर्नर, सी ऑप्शन है हैबरमास, बी ऑप्शन है अल्थ्यूजर, डी ऑप्शन है गिडिन्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये जो वैधता के दावों की रचना की प्रक्रिया में जो अभिव्यक्तिशील क्रिया की अवधारणा का प्रयोग करते हैं हैबरमास जी। क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, गिडिन्स ने समकालीन संकट के लिए किस पद का प्रयोग किया? ए ऑप्शन है विनिर्मित अनिश्चितताएं, बी ऑप्शन है अस्थिर समाज, सी ऑप्शन है कल्पित राष्ट्रवाद, डी ऑप्शन है बंद सीमाएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गिडिन्स ने समकालीन संकट के लिए किस पद का प्रयोग किया है? विनिर्मित अनिश्चितताएं। क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? फूको के मतानुसार ऐतिहासिक प्रलेख एक माध्यम है जिससे कोई समाज प्रलेखन पुंज विकसित करता है और उसे मान्यता प्रदान करता है। इसे जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है प्रोक्त विश्लेषण, बी ऑप्शन है आधुनिक पुराताव, सी ऑप्शन है ज्ञान का पुरातत्व, डी ऑप्शन है प्राग इतिहास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान का पुरातत्व। जो ज्ञान का पुरातत्व है, ये फूको के मतानुसार ऐतिहासिक प्रलेख का एक माध्यम है जिससे कोई समाज प्रलेखन पुंज विकसित करता है और उसे मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, ए ऑप्शन है विसंरचना पद विशेष रूप से जैक्स डेरिडा के कार्यों से संबंधित है, बी ऑप्शन है विसंरचना एक उत्तर संरचनावादी बौद्धिक आंदोलन है जो मुख्यतः फ्रांस और अमेरिका में 1900 दशक से प्रभावी रहा, सी ऑप्शन है विसंरचना द्विपर अवधारणात्मक प्रणालियों का समर्थन करता है जिसमें सोपानिक परिवेश में एक अवधारणा की प्रधानता होती है, और
डी ऑप्शन है डेरिडा प्रत्यक्षवाद और प्रघटनावाद विज्ञान के दोनों की समालोचना करता है। तो ये कथन पूछ रहा है, ये जो है क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा डेरिडा द्वारा जो है नहीं कहा गया है, कौन सा उनके संबंध में असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, यह कथन डेरिडा का नहीं है जो विसंरचना द्विपर और अवधारणात्मक प्रणालियों का समर्थन करता है और जिसमें सोपानिक परिवेश में एक अवधारणा की प्राधानता होती है। क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, जबकि ए और सी और डी ये तीनों ही सत्य हैं। तो ये क्वेश्चन जो है असत्य पूछ रहा है, तो 11 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, किसके लिए वास्तविकता के स्थानीय ब्यौरे भव्य आख्यानों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है प्रघटना विज्ञानी, बी ऑप्शन है प्रकारितावादी, सी ऑप्शन है उत्तर आधुनिकतावादी, डी ऑप्शन है मार्क्सवादी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर आधुनिकतावादी। जो उत्तर आधुनिकतावादी हैं ये जो है स्थानीय ब्यौरे के भव्य आख्यानों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। यह जो है उत्तर आधुनिकतावादी विचारक बताते हैं, कहते हैं कि स्थानीय ब्यौरे के भव्य आख्यानों में वास्तविकता अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, समय और काल के परे पूर्व विद्यमान संरचना और व्यक्तित्व अभिकरण एजेंसी की अंतःक्रिया के परिणाम के रूप में सामाजिक संबंधों की संरचना निर्धारण को किस रूप में वर्णित किया जाता है। ए ऑप्शन है संरचनावाद, सी ऑप्शन है उत्तर संरचनावाद, बी ऑप्शन है संरचनात्मक प्रकारवाद, डी ऑप्शन है संरचनाकरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा समय और काल के परे पूर्व विद्यमान संरचना और व्यक्तित्व अभिकरण एजेंसी की अंतःक्रिया के परिणाम के रूप में सामाजिक संबंधों को संरचना निर्धारित करता है, इसे हम जानते हैं संरचनाकरण के रूप में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, किसका सिद्धांत उस समाज व्यवस्था के सृजन और पुनर्व्यवस्थित प्रस्तुति पर केंद्रित है जो संरचना और अभिकर्ताओं दोनों पर आधारित है। ए ऑप्शन है एंथनी गिडिंस, सी ऑप्शन है राल्फ डेरेनडार्फ, बी ऑप्शन है जुगेन हैबरमास, डी ऑप्शन है जैक्वेस डेरिडा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो किसका सिद्धांत, एंथनी गिडिंस का ये सिद्धांत है जो उस समाज के व्यवस्था के सृजन और पुनर्प्रस्तुति पर केंद्रित है जो संरचना और अभिकर्ताओं दोनों पर आधारित होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, किसने व्यवस्था और जीवन जगत की धारणाओं को सामाजिक एकीकरण और व्यवस्था एकीकरण के रूप में चिन्हित किया। तो ए ऑप्शन है जे हैबरमास, बी ऑप्शन है एल अल्थ्यूजर, सी ऑप्शन है जे अलेक्जेंडर, डी ऑप्शन है पीटर बर्गर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जे हैबरमास। जो जे हैबरमास है इन्होंने जो है व्यवस्था और जीवन जगत की जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने सामाजिक एकीकरण और व्यवस्था एकीकरण के रूप में चिन्हित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, निम्नलिखित में से कौन यह मानता है कि द्वैतताएं कभी भी समतुल्य नहीं है अपितु सोपानिक क्रम है। ए ऑप्शन है अल्थ्यूजर, सी ऑप्शन है गिडेंस, बी ऑप्शन है डेरिडा, डी ऑप्शन है फूको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गिडिंग्स। ठीक है, गिडिंग्स इसका राइट आंसर डेरिडा होंगे। ठीक है, यह जो है मानते हैं कि द्वैतताएं जो है कभी भी समतुल्य नहीं है अपितु सोपानिक क्रम है, यह मानते हैं डेरिडा जी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये कभी कभार ये द्वैतताओं की कभी भी समतुल्य नहीं अपितु सोपानिक क्रम है, इसे डेरिडा
से आप याद कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? हैबरमास ने समाज के 4 प्रकारों में संकटों का विश्लेषण किया, एक को गलत चिन्हित कीजिए। ए ऑप्शन है आदिम, सी ऑप्शन है पूंजीवादी, बी ऑप्शन है सामंती, डी ऑप्शन है उत्तर पूंजीवादी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो हैबरमास जी हैं, इन्होंने समाज के 4 प्रकार के संकटों का विश्लेषण किया है और जिनमें से एक हमें गलत को पहचानना है। तो इन्होंने जो है आदिम, पूंजीवादी और उत्तर पूंजीवादी समाज के संकटों का विश्लेषण किया है, लेकिन ये जो सामंती है इसका विश्लेषण इन्होंने नहीं किया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? फूको ने निम्नलिखित कथनों में से किसका समर्थन करता है? ए ऑप्शन है सत्ता विसरित है, बी ऑप्शन है सत्ता व्यापक है, सी ऑप्शन है सत्ता शासन में अभिव्यक्ति है, डी ऑप्शन है सत्ता विशुद्ध रूप से दमनकारी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। फूको जो है सत्ता विशुद्ध रूप से दमनकारी है, इसका जो है समर्थन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? कौन विचारवादात्मक आधुनिकीकरण रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन से संबंधित है? ए ऑप्शन है एडवर्ड साइड, बी ऑप्शन है जे हैबरमास, सी ऑप्शन है मैनुअल कासल्स, डी ऑप्शन है एंथनी गिडिंग्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? एंथनी गिडिंग्स। जो एंथनी गिडिंग्स जी हैं, इन्होंने आधुनिकीकरण को रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन बताया है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन से संबंधित है एंथनी गिडिंग्स। क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? हैबरमास ने पूंजीवादी समाजों में संकट के किस रूप में चर्चा नहीं की? ठीक है। ए ऑप्शन है वैधता, बी ऑप्शन है तार्किकता, सी ऑप्शन है अभिप्रेरणा, डी ऑप्शन है संवेगात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। जो ये संवेगात्मक है, यह जो है पूंजीवादी समाजों में संकट के रूप में चर्चा नहीं की है, ठीक है। जबकि वैधता, तार्किकता और अभिप्रेरणा इस चीज़ों के बारे में पूंजीवादी समाजों में संकट के हैबरमास ने बात की है, लेकिन जो संवेगात्मक है इसके बारे में इस स्वरूप की चर्चा इन्होंने हैबरमास ने नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 20 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? किसके अनुसार हैबिट्स अतीत के अनुभवों का परिणाम है, लेकिन यह सदैव एक सक्रिय सृजनात्मक तरीके में उनके अनुभवों का संचरण करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है एच गारफिंकल, बी ऑप्शन है ए गिडिंग्स, सी ऑप्शन है ई लीच, डी ऑप्शन है पियरे बोर्डियू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पियरे बोर्डियू। पियरे बोर्डियू के अकॉर्डिंग हैबिट्स अतीत के अनुभवों का परिणाम है, लेकिन यह सदैव एक सक्रिय सृजनात्मक तरीके के रूप में अनुभव का संचरण करता है। क्वेश्चन नंबर 21 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? जुर्गेन हैबरमास ने किस आलोचनात्मक सिद्धांत पर बल दिया? ए ऑप्शन है नव उपनिवेशवाद का सिद्धांत, बी ऑप्शन है विनिमय का सिद्धांत, सी ऑप्शन है संरचना का सिद्धांत, डी ऑप्शन है संप्रेषणात्मक क्रिया का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। जो जुर्गेन हैबरमास इन्होंने आलोचनात्मक सिद्धांत पर बल दिया है, वह सिद्धांत है संप्रेषणात्मक क्रिया का सिद्धांत, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? किसने काल और स्थान के संदर्भ में सामाजिक संबंधों की संरचना के रूप में स्ट्रक्चरेशन की बात की है, संरचना निर्माण की? क्वेश्चन नंबर ए है
इरविंग गॉफमैन, बी ऑप्शन है हैरोल्ड गारफिंकेल, सी ऑप्शन है मैनुअल कैसल्स, डी ऑप्शन है एंथनी गिडिंग्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसने काल और स्थान के संदर्भ में सामाजिक संबंधों की रचना में स्ट्रक्चरेशन की बात की है, संरचना निर्माण की? एंथनी गिडिंग्स ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? निम्नलिखित में से किसने मिशेल फूको की रचना नहीं है, कौन सी? तो ए ऑप्शन है हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, बी ऑप्शन है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, सी ऑप्शन है फॉर्म्स ऑफ टॉक, डी ऑप्शन है डिसिप्लिन एंड पनिश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मिशेल फूको की कौन सी रचना नहीं है? फॉर्म्स ऑफ टॉक। ये जो है ये बुक इरविंग गॉफमैन की है, जबकि हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, डिसिप्लिन एंड पनिश, ये तीनों ही बुक मिशेल फूको की फेमस बुक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? उत्तर आधुनिकतावादियों का तर्क है कि कोई एकता नहीं है जो दुनिया को बनाती है, तथापि वो क्या है जो दुनिया के हृदय में है? ए ऑप्शन है शांति, सी ऑप्शन है तर्क, बी ऑप्शन है विभेद, डी ऑप्शन है ईर्ष्या। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, जो उत्तर आधुनिक विचारक हैं इनका जो है तर्क है कि कोई एकता नहीं है जो दुनिया को बनाती है, तथापि फिर वो क्या है जो दुनिया के हृदय में है? तो उत्तर आधुनिक विचारकों के अनुसार जो ये विभेद है यह जो है दुनिया के हृदय में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, यह उत्तर आधुनिक वादियों का स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? संरचनाकरण सिद्धांत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए ऑप्शन है संरचना का निर्माण नियमों और संसाधनों से होता है, बी ऑप्शन है समय और स्थान में संरचना स्वयं नहीं होती, सी ऑप्शन है संरचना मानव एजेंट की गतिविधियों में होती है, डी ऑप्शन है सामाजिक परिघटना में संरचना बनने में कोई क्षमता नहीं होती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, सामाजिक परिघटना में संरचना बनने की कोई क्षमता नहीं होती है, यह संरचनाकरण सिद्धांत के बारे में असत्य है। क्वेश्चन नंबर 26 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 है गिडेंस का संबंध द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से है, जबकि निम्न में से किसी एक का निर्माण नहीं होता। ए ऑप्शन है व्यक्ति का, सी ऑप्शन है संरचना का, बी ऑप्शन है अभ्यास का, डी ऑप्शन है चेतना का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, जो गिडेंस का संबंध जो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से है और जबकि निम्न में से किसी एक का निर्माण नहीं होता है व्यक्ति से। ठीक है, जबकि संरचना, अभ्यास और चेतना यह जो है इनसे निर्माण जो है होता है गिडेंस के द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से संबंधित है, जबकि यह व्यक्ति जो है गिडेंस के द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से के निर्माण से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? एंथनी गिडेंस का सिद्धांत दोहरेपन पर केंद्रित है, वह क्या है? ए ऑप्शन है प्रकृतिवाद एवं प्रत्यक्षवाद, बी ऑप्शन है एजेंसी एवं संरचना, सी ऑप्शन है बृहत एवं सूक्ष्म, डी ऑप्शन है संरचना एवं संस्था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एंथनी गिडेंस का सिद्धांत दोहरेपन पर केंद्रित है, वह क्या है? एजेंसी और संरचना पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। एंथनी गिडेंस का जो सिद्धांत द्वंद्वात्मक या दोहरेपन का जो सिद्धांत है वह एजेंसी और संरचना पर आधारित है। ठीक है, यह केंद्रित है, एजेंसी और संरचना उसका केंद्र बिंदु है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? विखंडन का मूल पाठ आलोचनात्मक अध्ययन है, यह निम्न प्रकार से समझाया है, लेकिन इनमें से एक
एक डेरिडा का दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता। तो वह कौन सा दृष्टिकोण है जो डेरिडा के दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता विखंडन से? तो ए ऑप्शन है मूल पाठ सत्य नहीं होता, बी ऑप्शन है मूल पाठ को उसी रूप से स्वीकार करें, सी ऑप्शन है मूल पाठ के सत्य को खारिज कर दें, डी ऑप्शन है पाठ के सत्य को विखंडित कर दें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, जो विखंडन का मूल पाठ जो है आलोचनात्मक अध्ययन है, यह समझाया गया है, लेकिन डेरिडा का जो दृष्टिकोण है यह मूल पाठ को उसी रूप में स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? जॉक डेरिडा के अनुसार विखंडन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। क्या तत्व है? ए ऑप्शन है मस्तिष्क, सी ऑप्शन है भाषा, बी ऑप्शन है स्व, डी ऑप्शन है समाज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा। भाषा जो है जैक डेरिडा के अनुसार विखंडन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। क्वेश्चन नंबर 30 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? 31 क्वेश्चन, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? ए ऑप्शन है मर्टन, सी ऑप्शन है गिडिंग्स, बी ऑप्शन है पार्सन्स, डी ऑप्शन है पियरे बोर्डियू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सांस्कृतिक पुनरुत्पादन है यह कॉन्सेप्ट किसने दिया है? यह कॉन्सेप्ट दिया है पियरे बोर्डियू ने। इसके अलावा उन्होंने जो है आदत हैबिट्स के बारे में भी बात की है। ठीक है, आदतें के बारे में और भी कई कॉन्सेप्ट हैं जो पियरे बोर्डियू ने दिया है, जिसे हम आगे क्लास में रिवीजन क्लासेस होने के बाद हम उसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, अगर आप लोगों का अच्छा और बढ़िया सपोर्ट रहा तब। तो क्वेश्चन नंबर 31 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? सांस्कृतिक संरचनावाद के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। कौन है? ए ऑप्शन है गिडिंग्स, बी ऑप्शन है बोर्डियू, सी ऑप्शन है मैकाइवर एम पेज, डी ऑप्शन है पियर्सन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सांस्कृतिक संरचनावाद के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं बोर्डियू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? निम्नलिखित में से किसने ज्ञान के पदक्रम का पक्ष नहीं लिया? ए ऑप्शन है इमानुएल दुर्खाइम, सी ऑप्शन है एम वेबर मैक्स वेबर, सी बी ऑप्शन है एम कॉम्ट, ए कॉम्ट मतलब अगस्ट कॉम्ट, डी ऑप्शन है एम फूको मतलब कि मिशेल फूको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्ञान के पदक्रम का पक्ष किसने नहीं लिया है? एम फूको, मिशेल फूको ने। क्वेश्चन नंबर 33 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? कौन मानते हैं सभी परिचय, प्रस्तुति, भविष्यवाणी इत्यादि इनमें से बाहर कुछ चीज़ों पर निर्भर है? ए ऑप्शन है जे हैबरमास, सी ऑप्शन है एम फूको मिशेल फूको, बी ऑप्शन है एंथनी गिडिंग्स, डी ऑप्शन है जैक्स डेरिडा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जे डेरिडा। जो जैक्स डेरिडा हैं यह मानते हैं कि जो सभी परिचय, प्रस्तुति, भविष्यवाणी इत्यादि अपने से बाहर कुछ चीज़ों पर निर्भर करती है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? ये उत्तर आधुनिक वादी विचारक हैं बॉडीलार्ड। जो बॉडीलार्ड की उत्तर आधुनिकता की अवधारणा 3 सिद्धांत वाले विचार पर स्थापित की गई है। जो है कौन सी 3 विचारधारणा है बॉडीलार्ड का, जीन बॉडीलार्ड का? ए ऑप्शन है अनुकरण, अंतःस्फोट एवं हाइपर रियलिटी, बी ऑप्शन है अनुकरण, अतिवास्तविकता एवं भाषण, सी ऑप्शन है अनुकरण, अतिवास्तविकता एवं शक्ति, डी ऑप्शन है अनुकरण, अतिवास्तविकता एवं विचारधारा, ई ऑप्शन है एवं सैमुअल, अतिवास्तविकता और वंशावली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो जीन बॉडीलार्ड है इन्होंने उत्तर आधुनिकता के 3 सिद्धांत वाले विचार स्थापित किए हैं और वह सिद्धांत तीनों हैं अनुकरण,
अंतःस्फोट एवं हाइपर रियलिटी। क्वेश्चन नंबर 35 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? डी बोर्जिस पब्लिक स्फेयर, द बुर्जुआज पब्लिक स्फेयर में किसका कार्य संबंधित है? ए ऑप्शन है ब्रूनो लेटूर, बी ऑप्शन है ईओ विल्सन, सी ऑप्शन है लुइस इरेग्रे, डी ऑप्शन है जुर्गन हैबरमास, ई ऑप्शन है मैरी डगलस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 36 का डी ऑप्शन जुर्गन हैबरमास जो है इनके राइट आंसर हो जाएगा। डी बुर्जियास पब्लिक स्फेयर से किसका कार्य संबंधित है? जुर्गन हैबरमास का। क्वेश्चन नंबर 36 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? गिडेंस के संरचनात्मक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए ऑप्शन है सामाजिक संबंध संरचित होते हैं, बी ऑप्शन है ए तथा समय स्थानीय परिप्रेक्ष्य में, सी ऑप्शन है संरचित संबंध द्विआयामी संरचना के परिणाम हैं, डी ऑप्शन है संरचना व्यक्तियों की बनी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 37 का? डी ऑप्शन। ठीक है, संरचना के गिडेंस के संरचनात्मक सिद्धांत के अनुसार सही है, संरचना व्यक्तियों की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 37 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? हैबरमास ने ज्ञान के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? ए ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैबरमास ने ज्ञान के 3 प्रकारों का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 38 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि संरचनाएं सामाजिककर्ता से बाह्य वस्तु नहीं होती, प्रत्युत्तरकर्ताओं द्वारा उसके व्यवहारों से उत्पादित तो एवं पुनरुत्पादित एवं नियम एवं साधन होती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा एंथनी गिडिंग्स। ठीक है, ये क्वेश्चंस रिपीटेटिव है बट कोई नहीं, हम फिर से इसे पढ़ेंगे और याद करेंगे। तो एंथनी गिडिंग्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राल्फ डनेडाफ, सी राल्फ लिंटन, डी ऑप्शन है टैलकट पार्सन्स। तो 39 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? संवाद किसके द्वारा गठित नहीं किया जाता? ए ऑप्शन है विचार, बी ऑप्शन है स्वतंत्रता, सी ऑप्शन है वाद विवाद, डी ऑप्शन है दबाव, ई ऑप्शन है सच्चाई के लिए सहकारी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन दबाव। जो संवाद में हम दबाव से गठित नहीं किया जा सकता। ठीक है, संवाद में दबाव की क्रिया नहीं होती। ठीक है, अगर हम दबाव संवाद में करेंगे तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा। तो संवाद एक तरह से, तो यहाँ पर संवाद किसके द्वारा गठित नहीं किया जाता है? दबाव में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? 9 मार्क्सवादी निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? ए ऑप्शन है फ्रैंकफर्ट स्कूल का, बी ऑप्शन है ब्रिटिश स्कूल का, सी ऑप्शन है फ्रेंच स्कूल का, डी ऑप्शन है शिकागो स्कूल का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो 9 मार्क्सवादी विचारक हैं यह किसके प्रतिनिधित्व करते हैं? यह प्रतिनिधित्व करते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल का। ठीक है, जैसे कि हैबरमास, अल्थ्यूजर, ये लोग जो है 9 मार्क्सवादी थे और ये प्रतिनिधित्व करते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल का। क्वेश्चन नंबर 41 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? विधि सम्मत संकट की अवधारणा सर्वप्रथम 1973 में प्रस्तावित की गई। ए ऑप्शन है जे हैबरमास द्वारा, सी ऑप्शन है जे अलेक्जेंडर द्वारा, बी ऑप्शन है एल अल्थ्यूजर द्वारा, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो विधि सम्मत संकट की अवधारणा है जो 1973 में प्रस्तावित की गई थी, यह किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? यह की गई थी जे हैबरमास द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर
43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? उत्तर संरचनावाद के संदर्भ में किसने तर्क दिया कि जो मंच पर घटित होता है वह उसके वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है? ए ऑप्शन है एम फूको, सी ऑप्शन है जे डेरिडा, बी ऑप्शन है ए गिडिंग्स, डी ऑप्शन है पियरे बोर्डियू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, जो उत्तर संरचनावादी विचारक हैं जैक्स डेरिडा, इनका तर्क है, इन्होंने तर्क दिया जो मंच पर घटित होता है वह वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिकता सिद्धांत से संबंधित है? ए ऑप्शन है जीन फ्रैंकरोज ल्यूटार्ड, बी ऑप्शन है जैक्स डेरिडा, सी ऑप्शन है माइकल फूकॉल्ट या मिशेल फूको जिसे बोलते हैं हम लोग, और डी ऑप्शन है यह सभी ही सही है। तो जो उत्तर आधुनिकतावादी सिद्धांत हैं यह संबंधित हैं, ये तीनों ही उत्तर आधुनिकवादी विचारक हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 44 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? मिचेल ने सामाजिक विकास के कितने मापदंडों का उल्लेख किया है? ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो मिशेल है इन्होंने सामाजिक विकास के कितने मापदंडों का उल्लेख किया है? 6। ठीक है, तो 45 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। मिशेल ने सामाजिक विकास के 6 मापदंडों का प्रयोग किया है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? पियरे बोर्डियू का अभ्यास सिद्धांत मुख्य रूप से केंद्रित है, किस पर केंद्रित है? ए ऑप्शन अनुकूलन सिद्धांत पर, बी ऑप्शन है सामाजिक क्रिया के प्रगतिशील सिद्धांत पर, सी ऑप्शन है बढ़ने वाले तथ्य मूल विभाजन सिद्धांत, डी ऑप्शन है विषय निष्ठवाद एवं ज्ञान सापेक्षवाद के विरोध पर नियंत्रण स्थापित करना, सी ऑप्शन है सांस्कृतिक पूंजी को समझने की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, जो ये डी ऑप्शन है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का। विषय निष्ठवाद एवं ज्ञान सापेक्षवाद के विरोध पर नियंत्रण स्थापित करना पियरे बोर्डियू के अभ्यास का सिद्धांत मुख्य रूप से केंद्रित है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? किसके अनुसार विशेष पर्यावरण की अंगभूत संरचना भौतिक बनावट उत्पन्न करती है? ए ऑप्शन है जूडिथ बटलर, सी ऑप्शन रैंडन कॉलिंस, ई ऑप्शन है पियरे बोर्डियू, बी ऑप्शन है मैनुअल कैसल्स, डी ऑप्शन है गाइस डी ल्यूज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पियरे बोर्डियू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 का ई ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। पियरे बोर्डियू के अनुसार जो विशेष पर्यावरण की अंगभूत संरचना है यह भौतिक बनावट उत्पन्न करती है। ठीक है, तो 47 का ई ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। 14 क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? बोर्डियू के अनुसार हैबिट्स संबंधित है, किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है व्यक्ति के प्रतिदिन के अनुभव, बी ऑप्शन है व्यक्ति के ज्ञान के भंडार, सी ऑप्शन है व्यक्ति के खेत की संरचना एवं इतिहास, डी ऑप्शन है व्यक्ति की वर्ग स्थिति, ई ऑप्शन है व्यक्ति की संस्कृति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, व्यक्ति के खेत की संरचना एवं इतिहास जो है बोर्डियू के हैबिट्स से संबंधित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? किसने समाज वैश्वीकरण के समाजशास्त्र के पक्ष में तर्क दिया जो राजनैतिक अर्थव्यवस्था और साथ में शक्ति असमानता और संघर्ष को शामिल करता है? ए ऑप्शन है अर्नेस्ट गिल्नर, सी ऑप्शन है पियरे बोर्डियू, ई ऑप्शन है जुगेन हैबरमास, बी ऑप्शन है मिशेल फूको, डी ऑप्शन है डेनियल बेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पियरे बोर्डियू। ठीक है, पियरे बोर्डियू ने वैश्वीकरण के समाजशास्त्र के पक्ष में तर्क दिया जो राजनैतिक अर्थव्यवस्था और साथ में शक्ति असमानता और संघर्ष को शामिल करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा।
फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्रलय को आधुनिक तर्क संगतता की रूपावली समझता है? ए ऑप्शन है एंथनी गिडिंग्स, सी ऑप्शन है जेड बॉमन, बी ऑप्शन है यूबेक, डी ऑप्शन है यूबेक और डी ऑप्शन है जॉर्ज रिट्जर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जिगमंड बॉमन। ये जो है बताते हैं जो आधुनिकता है या प्रलय को आधुनिक तर्क संगतता की रूपावली समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? जे हैबरमास ने आलोचनात्मक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सी धारणा प्रयोग की है? ए ऑप्शन है तीसरे संसार का उपनिवेशीकरण, बी ऑप्शन है विकासशील संसार का उपनिवेशीकरण, सी ऑप्शन है सामाजिक संसार का उपनिवेशीकरण, डी ऑप्शन है जीवन संसार का उपनिवेशीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि जो जीवन संसार का उपनिवेशीकरण है यह जुर्गेन हैबरमास ने अपने आलोचनात्मक सिद्धांत में इस धारणा का प्रयोग किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? डेरिडा की दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन है तर्क केंद्रवाद दर्शन व मानव विज्ञानों की समाप्ति की ओर ले गया है, बी ऑप्शन है पारंपरिक नाट्यशाला का प्रतिनिधित्व तर्कशास्त्र में होता है, सी ऑप्शन है निर्दयता की नाट्यशाला की भिन्नता कला हो सकती है, डी ऑप्शन है भाषा व्यवस्थित व स्थिर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या राइट हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, यह डेरिडा की दृष्टि से जो है सही नहीं है। ठीक है, भाषा व्यवस्थित एवं स्थिर होती है, यह डेरिडा का कथन नहीं है, जबकि तर्क केंद्र ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन ये तीनों ही राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? एम फूको के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन है ज्ञान के उत्पादन द्वारा लोग दूसरों पर शासन करते हैं, बी ऑप्शन है ज्ञान शक्ति का संबंध अभिजनों के षड्यंत्र के कारण होता है, सी ऑप्शन है ज्ञान का उच्चतम रूप अधिकतम शक्ति रखता है, डी ऑप्शन है ज्ञान शक्ति का सर्वदा प्रतिवाद होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान शक्ति का संबंध अभिजनों के षड्यंत्र के कारण होता है। यह फूको का कथन नहीं है, यह सही नहीं माना गया है। ठीक है, जबकि ए, सी और डी राइट है। और इसमें क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन फूको ने नहीं कहा है? तो यह विचार फूको का नहीं है। ज्ञान व शक्ति का संबंध अभिजनों के षड्यंत्र के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 53 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? उत्तर संरचनावादियों में से किसने ज्ञान और शक्ति के बीच संबंध पर बल दिया? ए ऑप्शन है लेमट, सी ऑप्शन है लेवी स्ट्रॉस, बी ऑप्शन है मूलर, डी ऑप्शन है फूको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा मिशेल फूको। मिशेल फूको जो है उत्तर संरचनावादी विचारक हैं और इन्होंने ज्ञान और शक्ति के बीच के संबंध पर बल दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र के भविष्य के विषय में 9 वक्तव्यों 9 टेंस को प्रस्तुत किया? ए ऑप्शन है एंथनी गिडिंग्स, बी ऑप्शन है इरविंग गॉफमैन, सी ऑप्शन है मार्टिन हेडेगर, डी ऑप्शन है पेरी एंडरसन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। एंथनी गिडिंग्स ने जो है समाजशास्त्र के भविष्य के विषय में 9 वक्तव्यों 9 टेंस को प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 55 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? गिडेंस के संरचना सिद्धांत के अनुसार
ए ऑप्शन है संरचना कार्य को निर्धारित करती है, बी ऑप्शन है संरचना कार्य को निर्धारित नहीं करती है, सी ऑप्शन है संरचना कार्य को निर्धारित नहीं करती है या इसके विपरीत, डी ऑप्शन है कार्य संरचना को पुनः उत्पन्न करती है, ई ऑप्शन है संरचना का हमेशा निर्माण होता रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा संरचना कार्य को निर्धारित नहीं करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 56 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। गिडेंस के जो संरचना सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग जो संरचना है यह कार्य को निर्धारित नहीं करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 56 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? निम्नलिखित में से कार्य अव्यक्तशील कार्य के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं है। ए ऑप्शन है स्वोद्देश्यवादी कार्य, बी ऑप्शन है परिवर्तनकारी कार्य, सी ऑप्शन है नियामक कार्य, डी ऑप्शन है नाटकीय कार्य, ई ऑप्शन है अभिव्यक्तिशील कार्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो अभिव्यक्तिशील कार्य है इस सिद्धांत के अनुसार कौन सा कार्य नहीं आता है? तो परिवर्तनकारी कार्य, यह जो है अभिव्यक्तिशील कार्य के सिद्धांत के अकॉर्डिंग नहीं आता है। और यह सिद्धांत किसने दिया है? यह सिद्धांत दिया है हैबरमास ने। जुगेन हैबरमास ने अभिव्यक्तिशील कार्य का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 57 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। यह परिवर्तनकारी कार्य जो है अभिव्यक्तिशील कार्य के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? सामाजिक प्रघटना को समझने के लिए निम्न में से कौन प्रकार्यात्मक उपागम को नहीं अपनाता है? ए ऑप्शन है जे अलेक्जेंडर, सी ऑप्शन है आर के मर्टन, बी ऑप्शन है के डेविस और डी ऑप्शन है जे हैबरमास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जे हैबरमास। जो जे हैबरमास हैं इन्होंने कौन प्रकार्यात्मक उपागम को नहीं अपनाया है बल्कि ये आलोचनात्मक सिद्धांतकारी रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 58 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? उत्तर संरचनावादियों में से किसने ज्ञान और शक्ति के बीच संबंध पर बल दिया? ए ऑप्शन है लेमट, बी ऑप्शन है मुलर, सी ऑप्शन है लेवी-स्ट्रॉस, डी ऑप्शन है फूको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फूको। ठीक है, मिशेल फूको ने ज्ञान और शक्ति के बीच के संबंध पर बल दिया है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? अभिव्यक्तिशीलता के युक्तायुक्त सिद्धांत की अवधारणा किसने दी? ए ऑप्शन है गेराल्ड कोहेन, सी ऑप्शन है अल्थ्यूजर, बी ऑप्शन है जॉन एल्टर, डी ऑप्शन है हैबरमास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। जो जे हैबरमास हैं, जुगेन हैबरमास, तो ये जो है अभिव्यक्तिशीलता के युक्तायुक्त सिद्धांत का कॉन्सेप्ट दिया है। क्वेश्चन नंबर 60 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने समय एवं स्थान को सामाजिक जीवन में नए सिरे से परिभाषित किया तथा इसके लिए समय स्थान दूरीकरण की अवधारणा का प्रयोग किया? ए ऑप्शन है एम फूको, सी ऑप्शन है एंथनी गिडेंस, बी ऑप्शन है जे डेरिडा, डी ऑप्शन है एफ जेम्सन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एंथनी गिडिंग्स ने जो है समय एवं स्थान को सामाजिक जीवन में नए सिरे से परिभाषित किया और इसके लिए समय स्थान दूरीकरण का कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया। तो क्वेश्चन नंबर 61 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? किसने स्वयं को संरचनात्मक मार्क्सवादी के बजाय वैज्ञानिक मार्क्सवादी कहा? ए ऑप्शन है एंथनी गिडिंग्स, सी ऑप्शन है लुई अल्थ्यूजर, बी ऑप्शन है जुगेन हैबरमास, डी ऑप्शन है एंटोनियो ग्रामशी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लुई अल्थ्यूजर को जो है संरचनात्मक मार्क्सवादी के बजाय वैज्ञानिक मार्क्सवादी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? इनमें से कौन हैबरमास के बारे में सच नहीं है? ए ऑप्शन है नौ मार्क्सवादी,
बी ऑप्शन है शिकागो स्कूल के विचार, सी ऑप्शन है फ्रैंकफर्ट स्कूल, डी ऑप्शन है समाजशास्त्र के आलोचनात्मक संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन हैबरमास के बारे में सच नहीं है? हैबरमास के बारे में सच नहीं है ये शिकागो स्कूल के विचार, ठीक है। जबकि नौ मार्क्सवादी, फ्रैंकफर्ट स्कूल और समाजशास्त्र के आलोचनात्मक संप्रदाय जो है हैबरमास से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? किस समाजशास्त्री ने प्रतीकात्मक विनिमय की अवधारणा का उत्तर आधुनिक विश्लेषण प्रस्तुत किया? ए ऑप्शन है जॉर्ज बॉडिलार्ड, सी ऑप्शन है रिचर्ड गोड, बी ऑप्शन है जिम मैकोगन, डी ऑप्शन है जॉर्ज रिचर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा समाजशास्त्री प्रतीकात्मक विनिमय की अवधारणा। प्रतीकात्मक विनिमय की अवधारणा उत्तर आधुनिक विश्लेषण में प्रस्तुत किया है जॉर्ज बॉडिलार्ड ने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? उत्तर आधुनिकतावाद के सिद्धांत में लैंग्वेज गेम्स की चर्चा किस वैज्ञानिक सामाजिक वैज्ञानिक ने की है? ए ऑप्शन है जॉन लियोटार्ड, सी ऑप्शन है जॉर्ज बॉडिलार्ड, बी ऑप्शन है मिशेल फूको, डी ऑप्शन है जैक डेरिडा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? जॉन लियोटार्ड। ये इन्होंने जो है उत्तर आधुनिकतावाद के सिद्धांत में लैंग्वेज गेम्स की चर्चा की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? निम्न में से कौन सी एक विशेषता उत्तर आधुनिकतावाद की नहीं है? ए ऑप्शन है उत्तर आधुनिकता बहुआयामी है, बी ऑप्शन है उत्तर आधुनिकता विखंडन में दिखाई देती है, सी ऑप्शन है उत्तर आधुनिकता स्थानीय कारकों की खोज है, डी ऑप्शन है उत्तर आधुनिकता महान वृत्तांत, महान भाषा और महान सिद्धांतकार पर के पक्षधर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से एक विशेषता उत्तर आधुनिकता की नहीं है, कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, ठीक है। निम्न में से कौन सी एक विशेषता उत्तर आधुनिकतावाद की नहीं है? उत्तर आधुनिकता का महान वृत्तांत, महान भाषा और महान सिद्धांतकार का पक्षधर नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? पियरो बोर्डियू को एक आंतरिक मानसिक या संज्ञानात्मक संरचना के रूप में माना जाता है जिसके माध्यम से लोग सामाजिक दुनिया से व्यवहार करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है आदत, सी ऑप्शन है सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, बी ऑप्शन है संस्कृति पूंजी, डी ऑप्शन है प्रतीक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आदत। ये जो आदत है पियरो बोर्डियू के अकॉर्डिंग की यह जो है एक आंतरिक मानसिक या संज्ञानात्मक संरचना के रूप में माना जाता है जिसके माध्यम से लोग सामाजिक दुनिया से व्यवहार करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? निराशावादी आलोचनात्मक उत्तर आधुनिकतावाद की अवधारणा किस विचारकों से संबंधित है? ए ऑप्शन है जेमसन एवं बॉडिलार्ड, सी ऑप्शन है गिरिंग्स एवं स्मिथ, बी ऑप्शन लियोटार्ड एवं डेरिडा, डी ऑप्शन है हैबरमास एवं कैसल्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जेमसन और एवं बॉडिलार्ड। ये जो है उत्तर आधुनिकतावाद को जो है निराशावादी आलोचनात्मक विचारक ये माने जाते हैं उत्तर आधुनिक विचारकों में से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, जेमसन एवं बॉडिलार्ड। क्वेश्चन नंबर 66 का 68 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? संरचनात्मक असमानता संबंधी सांस्कृतिक उपागम के आधार के रूप में हैबिट्स की अवधारणा का, जिसमें मनुष्य की आदतों, दिनचर्या एवं सांस्कृतिक निरूपण के प्रस्तुतिकरण पर बल दिया है, मूल रूप से किसने प्रयोग किया था? ए ऑप्शन है एंथनी गिडिंग्स, सी ऑप्शन है पियरे बोर्डियू, बी ऑप्शन है नॉबर्ट एलियास, डी ऑप्शन है रिचर्ड जेनकिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पियरे बोर्डियू। जो पियरे बोर्डियू हैं इन्होंने हैबिट्स कॉन्सेप्ट दिया है जिसके
जिसके अंतर्गत इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जिसमें मनुष्य की आदतों दिनचर्याओं के सांस्कृतिक निरूपण के प्रस्तुतिकरण पर बल दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, निम्न में से आंदोलन और उसके वैचारिकी को समकालीन समाज के उत्तर आधुनिक प्रत्युत्तर के रूप में विवेचित किया जा सकता है। ए ऑप्शन है लाल आंदोलन, सी ऑप्शन है कृषक आंदोलन, बी ऑप्शन है हरित आंदोलन, डी ऑप्शन है श्रमिक संघ आंदोलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कृषक आंदोलन। जो कृषक आंदोलन है या जो है उसकी वैचारिकी को समकालीन समाज के उत्तर आधुनिक प्रत्युत्तर के रूप में विवेचित किया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 70 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये संरचनावाद, उत्तर आधुनिकता और आधुनिक विचारकों से संबंधित ये रिवीजन क्लास था। तो जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो जो है लगकर तैयारी करें, ताकि वो अपना उद्देश्य जो ड्रीम अपना बनाया है उसे पूर्ण कर सकें। तो लगकर आप मेहनत करिए और आपका मेहनत ज़रूर सफल होगा एक दिन। जैसे कि मैंने अपना मेहनत किया और उस चीज़ पे काम किया तो मुझे सफलता मिली, वैसे आप लोगों को भी सफलता मिलेगी। और पढ़ते रहिए और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक को लेकर। तो जिसका जो भी गोल है वो ईश्वर की कृपा से आपके सारे ड्रीम्स और गोल प्राप्त हों। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़े आप लोग, और आप अगर आपका रिस्पांस अच्छा होगा तो हम इस पर लगातार कार्य करते जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइज। अपना प्रेम, स्नेह एवं सहयोग बनाए रखें।